आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग ट्री में। सीरीज का हमारा दूसरा चैप्टर है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में अंग्रेजों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को ये समझते हैं कि ठीक है, से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ लेते हैं, है ना। और उससे वो उन्हें लगता है कि ओके, डेट एग्जैक्ट याद कर लेना और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार अब एग्जाम के दायरे जब बढ़ रहे हैं, राइट, और बीपीएससी जो है यूपीएससी एग्जाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो अब आपसे कॉज पूछे जाते हैं, आपसे इमीडिएट कॉज पूछे जाते हैं, आपसे उसके अलावा दूसरे अन्य भी घटनाओं के साथ उसे जोड़ के संबंध स्थापित करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पहले वीडियो में पता होगा कि हमारा इस सीरीज का रूल ये है कि पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट, हर पीवाई के साथ हम उससे जुड़े जितने कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, उसको भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले किए शुरू किए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आंसर है इसका मुर्शिद कुली खां। इसे फारूक शियार जो है 1770 ईस्वी में अपॉइंट करता है। राइट। और इसके बाद से एक तरीके से बंगाल में एक इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि जब हम इंडिपेंडेंट रूल की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट रूल का ये मतलब नहीं होता है कि मुगल और बंगाल के बीच कंप्लीटली रिश्ते खत्म हो गए। सिंपल मतलब ये था कि यहाँ पे बंगाल में जो भी शासन होगा, उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वो मुर्शिद कुली खां निर्णय लेगा। लेकिन किस नाम पे लिए जाएंगे, ये कहा जाएगा कि मुगल सम्राट के द्वारा ये फैसला लिया गया। राइट। तो हम इसे कहते हैं नॉमिनल स्यूजरिटी। राइट, आप किसी की संप्रभुता को नाम मात्र का संभालते हैं, नाम मात्र का मानते हैं। जैसे भारत में जो राजनीति की पद्धति है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। तो मुर्शिद कुली खान ने कुछ इसी के पैरेलल वहां पे सिस्टम एस्टैब्लिश किया था। मुर्शिद कुली खान के जाने के बाद से दूसरा व्यक्ति बंगाल का जो गवर्नर बनता है या शासक बनता है, उसका नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। उसके बाद से जो शासक बनता है वो सरफराज खान है। सरफराज खान के साथ बैटल ऑफ गिरिया होता है 1740 ईस्वी में। इसमें ये अलीवर्दी ने सरफराज खान की हत्या कर दी और उसके बाद से ये खुद शासन करने लगा। ठीक है। तो उसके बाद से अलीवर्दी आता है और अलीवर्दी के शासनकाल में मुगलों को जो भी यहाँ से रेवेन्यू ट्रांसफर किया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया। ठीक है। लेकिन इतने इसने भी अपनी लेजिटिमेसी मुगल रूलर से प्राप्त की थी, लेकिन वो उसको रेवेन्यू देना बाद में बंद कर दिया। मतलब अब बंगाल और मुगल्स, ठीक है, एकदम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं अलीवर्दी खां के शासनकाल में। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद से आखिरी व्यक्ति जो बंगाल का रूलर बनता है, इसका नाम है सिराजुद्दौला। राइट, तो आपको याद रखना है, सुजाउद्दीन सेकेंड था और सिराजुद्दौला जो है वो आखिरी था। राइट। आपको एक चीज और ध्यान रखना है मुगल्स अथॉरिटी के बारे में, कि आपसे अगर कभी सवाल पूछ दिया जाए, तो स्पेक्ट्रम ये कहता है, जो कि सोर्स वेरीफाइबल है, कि मुगल सम्राट की ये जितने भी सक्सेसर राज्य बनते हैं, यानी बंगाल हो, अवध हो, ठीक है, या फिर आपको मराठास हो, इन्हें हम सक्सेसर स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये मुगल की सत्ता खत्म होने के बाद से उन क्षेत्रों में जहां पहले मुगलों का नियंत्रण था, वहां सत्ता स्थापित करते हैं और ये लोग मुगल सम्राट को नॉमिनल हेड मानते हैं। राइट। तो इवन मराठास भी मुगल को नॉमिनल हेड मानते थे, ये बात स्पेक्ट्रम में लिखी गई है। राइट। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में कभी ये भी दे दे कि मराठाज ऑल्सो एक्सेप्टेड द नॉमिनल सुजरिटी ऑफ मुगल्स, तो वो बात सही है कि उसने नामात्र की संप्रभुता मुगल्स की मराठाज ने भी स्वीकार करी थी। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? आंसर है इसका बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को होता है। राइट। और इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो बंगाल की सेना थी, यानी सिराजुद्दौला की जो सेना थी, उसे कंप्लीटली आउटरूट कर दिया जाता है। बेसिक होता यह है कि इसे स्क्रिमिश भी कहा जाता है, स्क्रिमिश ऑफ बंगाल या स्क्रिमिश ऑफ प्लासी भी कहा जाता है। मतलब इतिहासकारों का ये मानना है कि चूंकि मीर जाफर के नेतृत्व में जो उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया था, और उसकी सबसे बड़ी जो सेना थी वो कभी इस युद्ध में पार्टिसिपेट की नहीं थी, और ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी के जरिए लड़ी गई थी। इसीलिए हम लोग इसे स्क्रिमिश कहते हैं कि छोटी मोटी झड़प हुई थी। राइट। तो आपको ये भी याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी या स्क्रिमिश ऑफ प्लासी भी आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये बात आपको
पता है राइट। और उसके बाद से फिर बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में होता है, राइट। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से बेसिकली अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे के पूरे एक तरीके से भारत पे हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई है। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का इकोनॉमिक हेडक्वार्टर था, राइट, इंडियन ट्रेजरी था वो। और जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद से वहां पे बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है, तो वहां का पूरा धन और संपदा जो है वो अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ये एक सबसे बड़ी वजह थी कि फ्रेंच इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जबकि अंग्रेज यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनके पास भी लीडरशिप थी, उनके पास भी वो नो हाउ था कि कैसे लड़ना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी वो असफल रहते हैं। उसका वजह था कि भारत की ट्रेजरी अंग्रेजों के पास थी, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि पूरे एशिया से, राइट, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी एक्सपोर्ट करती थी उसका 60% हिस्सा, 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बंगाल से जाता था। तो बंगाल उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, राइट। तो हमसे कई बार डेट पूछता है, तो आपको याद रखना है कि डेट क्या है, 23 जून 1757 है। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि कलकत्ते के इलाके में जो फोर्ट इनका था उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम था। और बैटल ऑफ प्लासी के संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, वो ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम आपको याद रखना है। ये बेसिकली अंग्रेजों की तरफ फैलाया गया एक प्रोपोगंडा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब सिराज जो है हमला करता है कंपनी के फोर्ट पे यानी फोर्ट विलियम पे, तो वहां पे वो 146 लोगों को कैद कर देता है एक बहुत छोटे से कमरे में, ठीक है, और जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से फिर क्या होता है, जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो जाता है उसके बाद से मीर जाफर को, राइट, वो यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। और इसने जो है 24 परगनाज, परगना मतलब जिला होता है, राइट, तो इसने 24 परगना, 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है, बाकी यहाँ पे 24 परगनाज मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो 24 डिस्ट्रिक्ट का इसने रेवेन्यू का राइट यानी दीवानी राइट जो है अंग्रेजों को ये सौंप देता है, राइट। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इसने बैटल ऑफ प्लासी ने फाउंडेशन रखी थी अंग्रेजी शासन का। लेकिन इसके बाद के थोड़ा सा इवेंट के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। इसके बाद से फिर 1760 ईस्वी में मीर जाफर के साथ अंग्रेजों की एक लड़ाई होती है, जिसे बैटल ऑफ बिदारा कहते हैं 1759 ईस्वी में। कौन सा, बैटल ऑफ बिदारा 1759, मीर जाफर अंग्रेज, ओबियसली मीर जाफर हार जाता है। इसके बाद से 1760 ईस्वी में मीर कासिम को, किसे, मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है बंगाल का, ठीक है। और फिर मीर कासिम उसके बदले में क्या करता है, मीर कासिम सबसे पहले तो ये करता है कि अपने कैपिटल को शिफ्ट कर देता है मुर्शिदाबाद से। और मुर्शिदाबाद कैपिटल किसने बनाई थी, मुर्शिदाबाद कैपिटल बनाई थी मुर्शिद कुली खान ने, राइट। और मुर्शिदाबाद के बाद से इसने अपनी कैपिटल मुंगेर में शिफ्ट कर दी। और मुंगेर कहाँ है, मुंगेर बिहार में है। ओके, और क्या ये किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है, आप कमेंट करके बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले कुल कितने राज्य हैं। जब मीर कासिम यहाँ का नवाब बनता है तो उसने बुर्दवान, मीदानपुर और चिटगांव, ये तीनों के तीनों जो इलाके थे इसको कंप्लीटली अंग्रेजों को सरेंडर कर देता है। और साथ ही साथ ये प्रॉमिस करता है मीर कासिम कि साउथ में जो आपकी जंग हो रही है हम उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि क्या होता है, मीर कासिम चूंकि एबलिस्ट आदमी था, उसे एक बात समझ में आ रही है कि ऐसे तो अंग्रेजों के साथ नहीं रहा जा सकता है, और ठीक है। और फिर दस्तक का इशू बार बार हो रहा था। देखिए, जो 1717 ईस्वी में गोल्डन फरमान जारी किया गया था, उसमें ये अधिकार दिए गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी गुड्स के ट्रेड के लिए दस्तक यानी ट्रेड पास इशू कर सकती है, ठीक है, ट्रेड पास, दस्तक जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो पर्सनल ट्रेड के लिए नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपनी इंटिटी है, लेकिन उसमें काम करने वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये अपना मैं पर्सनल व्यापार भी करूंगा, उस पर भी टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय यही काम करते थे, ठीक है, कि वो अपना पर्सनल ट्रेड करते थे इलीगल तरीके से, उस पर टैक्स नहीं देते थे। और भारतीय व्यापारी फिर बहुत खफा रहते थे कि हम मतलब compete ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको टैक्स की वजह से सामान जो है 200 में बेचना पड़ रहा है, और सेम ही सामान सेम क्वालिटी का कोई 150 में बेच रहा है, तो उनको खरीद रहे हैं लोग उनका सामान। तो इसकी वजह से मीर कासिम जो है उसने पूरी की पूरी एबोलिश कर दी इस पूरे सिस्टम को ही। और फिर वही एक प्रिटेक्स्ट बनता है, वही एक कारण बनता है कि बैटल ऑफ बक्सर शुरू होता है। ओके,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ओके, कौन सा नाम होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्यों माना जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी का नेतृत्व किसने किया था? इसी ने किया था। और बैटल ऑफ प्लासी का इंपॉर्टेंस क्या है? वो ये है कि भारत में अंग्रेजों को एस्टैब्लिश करती है, ये फाउंडेशन है ये बैटल, इसीलिए साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। विलियम पीट ने ये कहा था कि अ हेवन बॉर्न जनरल, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। इसका आंसर होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? मैंने आपको बताया 1764 ईस्वी में। प्लासी कब होता है? 1757 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कितना होता है? 1761 ईस्वी में। बांडीवाश का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में। तो एक तरीके से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसको आप अरेंज कर दीजिए, राइट। ये आपको 4 जंग दे दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा डेट के हिसाब से अरेंज करिए। तो इस दोनों में तो आपको कोई फर्क नहीं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में ध्यान रखना है कि ये 14 जैन को होता है 1761 ईस्वी में, और ये 1760 ईस्वी में होता है। और ये किस युद्ध के दौरान होता है? थर्ड एंग्लो फ्रेंच, राइट, जिसे हम कर्नाटिक वार भी कहते हैं। कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? आंसर है इसका फिर बैटल ऑफ बक्सर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद से कोई बहुत चीज नहीं बदलता है, मैसूर युद्ध के बाद से भी नहीं बदलता है, लेकिन बक्सर की लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने केवल एक शक्ति को नहीं हराया था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ब्रिटिशर्स ने यहाँ की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को हराया था। कौन कौन? एक तो बंगाल का नवाब, जिसको हम लोग देख लिए एम के मीर कासिम जिसका नाम था, या एम क्यू कह सकते हैं। दूसरा अवध का नवाब शुजा उद दौला, ओके। और तीसरा मुगल, और मुगल कौन था? शाह आलम सेकेंड। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और इनका नेतृत्व कौन किया था? ये 3 निकम्मे लोग। क्या होता है निर्णय, इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? अंतिम परिणाम ये होता है कि हेक्टर मुनरो कंप्लीटली इनको हरा देता है। और बैटल ऑफ बक्सर से क्या बदल रहा है? बैटल ऑफ बक्सर से ये बदल रहा है कि बंगाल भी उनके आधिपत्य में आ गया, अवध भी उनके आधिपत्य में आ गया, और पूरी की पूरी उन्होंने मुगल टेरिटोरी जो भी है, मुगल राजा को हराए, यानी उसकी जो भी जमीन है, जो भी इलाके उसके कब्जे में है, वो आपके कब्जे में आ चुकी है, राइट। अब आप उसको रबड़ स्टाम्प के तौर पे यूज कर सकते हैं, और कंपनी उसका वही इस्तेमाल करने वाली है, शाह आलम सेकेंड को। इस बैटल के बाद से एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। और ये ट्रीटी दो होती है। पहली ट्रीटी साइन की जाती है, पहली मतलब टाइम के हिसाब से भी पहला है वो, राइट। पहला ट्रीटी साइन की जाती है अवध के साथ। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, राइट। और दूसरी ट्रीटी साइन की जाती है शाह आलम के साथ। सुजाउद्दौला क्या क्या करता है? सुजाउद्दौला पहले ये करता है कि कारा और इलाहाबाद दोनों को वो मुगल एम्पेरर को सौंपेगा। कारा और इलाहाबाद को क्या करेगा? वो मुगल एम्पेरर शाह आलम द्वितीय को सौंप देगा। दूसरा 50 लाख रुपए की वार इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति होता है, कि चूंकि आपने हम पे जबरदस्ती युद्ध लादा, ऐसा अंग्रेजों का कहना था, राइट। तो आपको अब उसके लिए चुकाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वार इंडेमनिटी। कितने थे? टोटल 50 लाख था। और फिर बलवंत सिंह जो बनारस का जमींदार था, उसके उसके पूरे इलाके का, स्टेट का आपको संपूर्ण अधिकार दे देना था। तो ये पूरे का पूरा ट्रीटी जो होती है अवध के साथ होती है। जो शाह आलम के साथ ट्रीटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शाह आलम की ट्रीटी के बाद से इसी ट्रीटी ने दीवानी राइट, और दीवानी राइट का मतलब मैंने कल वाले में बताया था कि दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट बंगाल का किसे दे दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। और उस समय बंगाल में कौन कौन सा शामिल था? पूरा का पूरा बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा, राइट। तो इतने बड़े प्रदेश, और मैंने आपको बताया कि बंगाल सबसे धनाढ्य से क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र का फाइनेंस जो है अब कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ उससे इसी के आधार पे कंपनी जो है वहां पे डिप्टी दीवान नियुक्त करती है। और मैंने आपको बताया मोहम्मद रेजा खान जो है बंगाल का पहला डिप्टी दीवान भी था, और पहला डिप्टी निजाम भी था। और एक डिप्टी दीवान की नियुक्ति जो है बिहार के लिए भी होती है, जिसका नाम क्या था? सिताब राय था। तो आपको याद रखना है कि कंपनी द्वारा नियुक्त प्रथम
उप नवाब उप दीवान बिहार का कौन था? सिताब राय था। ओके, तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड, तो इसीलिए कहते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर प्लासी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, हमने फिर ये देख लिया प्रथम आंग्ल मैसूर वार, मराठा वार हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बस क्वेश्चन की वर्डिंग अलग अलग है तो मैंने क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद से अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई के बाद से किस संधि पे हस्ताक्षर की गई? हमने देखा कि इलाहाबाद की संधि है। सुगौली की संधि कब होती है? एंग्लो नेपाल वार के बाद से होती है 1816 ईस्वी में। राइट, और इस ट्रेटी के बाद से क्या होता है कि गोरखपुर का पूरा इलाका प्लस तराई का पूरा इलाका जो है वो अंग्रेजों के आधिपत्य में आ जाता है। ठीक, इसके अलावा नेपाल जो है सिक्किम से भी विड्रॉ कर लेता है, तो इसीलिए ट्रेटी ऑफ सुगौली इंपॉर्टेंट है। और पहला ये जो है एंग्लो नेपाली वार कब से कब तक, और ये किसके शासन के दरमियान ये साइन हुई थी ट्रेटी? उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग के शासन के दौरान में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई थी। सालबाई की संधि हम आगे पढ़ेंगे, बैसिन की संधि भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? हमने देखा कि शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकेंड। राइट, अगला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ठीक है, आपको ऑप्शन अलग था इसलिए मैंने रखा है, मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। हमने अभी देखा ना कि शाह आलम द्वितीय के साथ जो ट्रीटी होती है उसमें इन सारे कंडीशंस को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया? साइन कौन कर रहा है ट्रीटी? लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के समय ये होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या है? लगभग देखिए 1904 वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है बंगाल विभाजन के समय है, वो पॉसिबल नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया का पहला गवर्नर जनरल है, तो इसके समय भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हमने देखा सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू करी थी? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। राइट, और ये बीपीएससी का ही सवाल है तो डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? आंसर है मोहम्मद रजा। ठीक है, सिताब राय कहाँ? बिहार का उपनवाब बनाया जाता है। 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद से ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? आंसर है इसका खांसी। खांसी के लोग कहाँ हैं? सिलहट के पूरे के क्षेत्र में है, और जब बंगाल पे अधिकार हो गया तो बंगाल के बाद से जो पूरा असम का इलाका है, राइट, असम का ही एक मेजर रीजन था सिलहट, तो वहां पे ये खासी जनजाति रहती थी, तो इसीलिए पहली बार संपर्क में अंग्रेज खासी जनजाति के आते हैं। अगला है, अवध सल्तनत ने हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये आप अगर नहीं भी करते हैं बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। राइट, बाकी जो यूपी के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये ऑप्शन जो है सही है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। सेकेंड है, अवध के नवाबों के राज्यों में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान पे रखा जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। अगर एक भी देखिए क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता हो, आप अगर एक स्टेटमेंट वन को आप सही कर रहे हैं और आपको पता है कि टिकैत राय एक हिंदू व्यक्ति हैं, राइट, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि अगर आप उसको सही नहीं मानेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है एक दूसरे को, राइट। तो दैट इज इसीलिए ये सही है कि हाँ सी दोनों ऑप्शन है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? पहला है बांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। दूसरा है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध। हाँ, यही चार ऑप्शन है, बाकी आपको अलग अलग वहाँ टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज किया गया है। इसके पहले वाला में हमने आपको बता रखा है कि बांडीवाश की युद्ध कब होती है। राइट, हमने कब बताया था आपको बांडीवाश के युद्ध? 1760 ईस्वी में। राइट, इसके बाद से प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 ईस्वी में। बैटल ऑफ अंबर कब होता है? 49 ईस्वी में। राइट,
ये एंग्लो फ्रेंच वार के मांडीवाश का युद्ध, अंबर का युद्ध एंग्लो फ्रेंच वार में हमने देखा है, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। राइट, और अभी आपको बक्सर और प्लासी युद्ध के साथ पूछा गया है मिला के, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि अंबर का युद्ध पहले होता है, फिर 1757 प्लासी हो जाता है। राइट, उसके बाद से फिर 1760, ठीक है, बांडीवाश का युद्ध हो जाता है, और फिर अंतिम जो है 1764 बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे टाइमलाइन याद रखना है। ओके, उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ था। राइट, इसका आंसर क्या है? काउंट लाली होता है। क्या आंसर होगा साथियों इसका? काउंट लाली होता है। कल वाले वीडियो को आप देख लेंगे, ये युद्ध से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे स्पेशली कर्नाटक वार के, उसको मैंने वहां पे बता रखा है, यहाँ बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगला है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आंसर क्या होगा? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध कलाइब, ठीक है। दूसरा, बांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलैयावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, सबसे पहले हम बक्सर से शुरू करते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर जाफर नहीं है। बक्सर के युद्ध में कौन सा है? मीर कासिम है वो। 1760 में जिसे नवाब बनाया जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ बेदादा के बाद से सब, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा, बांडीवाश का युद्ध हमने देखा, बांडीवाश का युद्ध कब होता है? एंग्लो फ्रेंच वार है, यानी एक तरफ अंग्रेज है दूसरी तरफ फ्रेंच है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चिलैयावाला का युद्ध क्यों नहीं होगा? कि डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं थे, ये पंजाब के साथ लड़ा गया था। राइट, और वो भी सेकेंड एंग्लो पंजाब वार का ये महत्वपूर्ण इवेंट था। ठीक है, तो वो चिलैयावाला का युद्ध था। अगला जो है खुर्दा का युद्ध 1795, किसने लड़ा था? हैदराबाद के निजाम और विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, मराठाज थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में होना चाहिए था। तो इसीलिए कौन सा सही है? केवल और केवल ऑप्शन बी सही है। मैंने आपको डेट बताया, बक्सर का युद्ध का डेट आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। बांडीवाश का युद्ध हमने बात कर ली है। चिलैयावाला का युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 को, 1849 जैन। राइट, और खुर्दा का युद्ध 1795। ठीक है, तो आपको डेट याद रखने का है। डेट इसलिए देखिए क्या है कि आपको एकदम माइन्यूट डेट भी याद नहीं रखना है। जैसे अब बैटल ऑफ प्लासी बक्सर तो याद रखना ही पड़ता है, लेकिन अब खुर्दा का युद्ध कब हुआ उसका डेट नहीं, बस ईयर याद रहे, 1795 चलेगा। चिलैयावाला का युद्ध के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डलहौजी लड़ता है पंजाब के साथ। ठीक है, और वो कब होता है? 1849 ईस्वी में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, राजपूत, मुगल और सिख। आंसर क्या होगा? मराठा होगा। राइट, क्योंकि देखिए मुगल्स के साथ लगभग मुगल अपने हेडे में चल रहे हैं। राइट, उनके पास इतनी शक्ति है नहीं, और प्लस दूसरा क्या होता है कि जो अगस्त में 12 अगस्त हमने देखा 1765 ईस्वी को, जो बैटल ऑफ सॉरी जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, उसके बाद से शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है। राइट, तो मुगल्स पॉसिबल है नहीं, सिख और राजपूत कोई बहुत बड़ी पावर तब तक रहे नहीं है। राइट, और तो फिर कौन बचता है? मराठा सबसे इंपॉर्टेंट देशी शक्तियां थी जिसने ये किया था। कि रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। आंसर क्या होगा इसका? श्रीनगर होता है। राइट, रंजीत सिंह कौन थे? तो रंजीत सिंह ने पंजाब में इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करी थी। रंजीत सिंह के बारे में हमसे एक बार जो पूछा जाता है कि किस मिस्र के थे, इनका मिस्र क्या था? सुकर चकिया। ये मिस्र क्या होता है? बेसिकली मिस्र कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए कि इक्वल कन्फेडरेसी है। कन्फेडरेसी मतलब कि बराबरी के लोग जो हैं उन्होंने क्षेत्रों को अलग अलग विभाजित कर लिया और वहां पे शासन कर रहे हैं। ऐसे टोटल पंजाब में कितने मिस्र थे? 12 टोटल ऐसे मिस्र थे। ठीक है, रंजीत सिंह का संबंध किससे था? सुकर चकिया से था। सुकर चकिया मिस्र के मुखिया कौन थे, प्रमुख कौन थे? उनका नाम महान सिंह था। राइट, तो ये हमें ध्यान रखने का है। रंजीत सिंह के बारे में एक और बात पूछा जाता है कि रंजीत सिंह ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया था अपना राज्य बनाने के लिए। ये काबुल इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखिए रंजीत सिंह को सबसे पहले गवर्नर किसने अपॉइंट किया था? तो रंजीत सिंह को सबसे पहले अफगान के शासक जमन शाह ने, क्या नाम था? जमन शाह ने। कहाँ का गवर्नर बनाया था? इनको गवर्नर बनाया था लाहौर का। ठीक है, और फिर 1805 ईस्वी में जम्मू एंड कश्मीर को रंजीत सिंह अक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से इसीलिए श्रीनगर इनका हिस्सा था, इनके राज्य का। रंजीत सिंह का संबंध भी हमने देख लिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? राज्य की राजधानी ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? लाहौर होगी। ठीक है, और रिलीजियस कैपिटल क्या है? अमृतसर होगी। क्यों? क्योंकि अमृतसर में अकाल श्री तख्त साहिब है।
राइट, या जहाँ गोल्डन टेम्पल आप देखते हैं वहां पे। ओके। राजा रणजीत सिंह के द्वारा अदालत आला की स्थापना की गई थी किस जगह पे? ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि देखिए क्या है कि कोई भी राजा कोई भी इंपॉर्टेंट चीजों का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ करता है? अपनी कैपिटल में करता है। लाहौर होगा। राइट। इलाहाबाद में अगर फोर्ट ऑफ इलाहाबाद है, वो क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद कैपिटल था अकबर के समय में। राइट। उसी तरीके से आगरा में इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स क्यों है? क्योंकि आगरा कभी कैपिटल था, फिर दिल्ली कैपिटल बना। राइट। तो जो भी राजा हैं अपने जो राजधानी है वहां पे सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके बारे में आपको नहीं पता चले और आपको तुक्का मारने की नौबत आ ही गई हो कि नहीं तुक्का मुझे मारना है, तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के एटलीस्ट कैपिटल या इंपॉर्टेंट सिटी सेलेक्ट करके रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में संपन्न होती है? तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में संपन्न होती है। कब होती है? 1809 ईस्वी को साइन साइन किया जाता है। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो की तरफ से, लॉर्ड मिंटो ने खुद साइन नहीं किया था, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था उसके समय से, उसके तरफ से लॉर्ड मिटकाफ ने। ठीक है। इस संधि पे हस्ताक्षर किए हुए थे। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे एक बार और सवाल पूछा गया था। इस संधि ने ये डिसाइड कर दिया कि यहाँ से एक नदी जाती है, दैट इज कॉल्ड सतलज। इसने पंजाब के ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को रोक दिया था। क्या किया था? ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को रोक दिया था। क्योंकि फिर उसके बाद से महाराजा रंजीत सिंह ने ये कहा कि सिर्फ सतलज का इलाका यानी सतलज के आसपास का इलाका उनका पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता है, और उसके बाद का इलाका पूरा का पूरा अंग्रेजों का है, तो उधर अब वो अपना विस्तार नहीं कर सकते। तो इसके बाद से महाराजा रंजीत सिंह का विस्तार पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। इसीलिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ? 1809 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो में। लेकिन साइन कौन करता है? लॉर्ड मिटकाफ करता है। वर्डिंग पे ध्यान देना है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता, अगर मान लीजिए ऑप्शन में देता लॉर्ड मिटकाफ, तो लॉर्ड मिटकाफ हम मारते। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? आंसर ए, शाह सूजा से। शाह सूजा कौन था? अहमद शाह अब्दाली का ये पोता था। क्या था? पोता था अहमद शाह अब्दाली का। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इन्होंने, रंजीत सिंह ने ही ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा स्टेटमेंट है, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच में सभी दुर्गों पे महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तीसरा स्टेटमेंट है, कंपनी सेना अब सिख राज्य से नहीं गुजर सकती थी। आपको ये समझना होगा कि ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन क्यों की जाती है? क्योंकि अंग्रेजों को अनेक्स करना है, अफगानिस्तान अनेक्स करना है, सिंध कंट्रोल करना है, और उसके लिए सेना लेके जानी होगी। और ये क्या है? ये पंजाब था। राइट। पंजाब के बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद सिंध है, यहाँ पे फिर ये अफगानिस्तान का इलाका है। ठीक है। तो कंपनी इनके तरफ से आर्मी तो लेके जाएगी ही जाएगी पंजाब से, और उसके इस पार वाले इलाके में कंपनी रह रही है। राइट। तो आप अफगानिस्तान तक कैसे जाएंगे? पंजाब होके जाएंगे। तो ऑप्शन 3 इसीलिए इनकरेक्ट होगा। आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करिए। ठीक है। उसके बाद से क्या बचता है? एक और दो बचता है हमारे पास। एक सही है क्योंकि दोनों में अपीयर होता है। ये मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम हॉल में बनाते हैं कुछ क्वेश्चनों को। और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सतलुज और ब्यास नदी के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। ये आंसर भी सही है क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, उसके बाद से कंपनी रंजीत सिंह जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सतलज के पार वाले सारे प्रदेशों को उनके अधीन कर देते हैं, तो फिर वहां पे जो भी फोर्ट होंगे और जो भी चीजें होंगी उसका भी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन है? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? की मृत्यु का डेट है 1839, 1839 में। सक्सेसर होते हैं जो सबसे पहले, उनका नाम है खड़क सिंह। लेकिन खड़क सिंह की भी 1839 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से कौन बनते हैं? नौनिहाल सिंह बनते हैं। इनकी भी मृत्यु 1839 ईस्वी में हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दोनों उत्तराधिकारी खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, इन सब की मृत्यु जो है, और रंजीत सिंह, सबकी मृत्यु 1839 ईस्वी में होती है। अगला है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? आंसर क्या होगा? दिलीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। दूसरा, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। तीसरा, उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा। और चौथा, वो कभी रूस नहीं गए। सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट है। देखिए ये यूपी के लिए इतना डेट मैटर करता है, बिहार में ऐसे डिटेल और डेट नहीं पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब पंजाब के बारे में। तो
राइट। लेकिन आपको याद रखना है कि 23 अक्टूबर 1893 को इनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में, ये बात सही है। दूसरा, नासिक में इनकी अंत्येष्टि नहीं हुई है, इनकी अंत्येष्टि हुई है इंग्लैंड में। तीसरा, सिख धर्म नहीं छोड़ा था, नहीं सिख धर्म इन्होंने छोड़ा था और उसके बाद वो क्रिश्चियन बन गए थे और वो रूस भी गए थे। ओके। पंजाब की विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अनट्रू है, फॉल्स है यानी। पहला स्टेटमेंट है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की एक घोषणा हुई जिससे पंजाब राज्य समाप्त हो गया। दूसरा, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तीसरा, दलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कि 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ऑब्वियस सी बात है, अगर विलय होने का क्या मतलब है, वही होता है कि आपका राज्य अब मेरा हो जाएगा। ठीक। तीसरा, दलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, 2,50,000 का नहीं मिला था, 4 लाख और समथिंग कुछ था। हमें उतना ट्रिवियल फैक्ट नहीं जानना है, बस ये कि 2,50,000 वाला हिसाब गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था। आपको पता है कि नौनिहाल सिंह जब वहां के शासक बनते हैं तो वहां पे एक रीजेंसी की स्थापना की जाती है और उसमें टोटल कितने लोग थे, सॉरी, उसमें कौन कौन शामिल थे। हेनरी लॉरेंस का नाम शामिल था, तो हेनरी लॉरेंस होना चाहिए। जॉन लॉरेंस होना चाहिए, ये दोनों भाई थे। और तीसरा क्या नाम था, एंड चार्ल्स मैनसिल, मैनसिल नाम है। ओके, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है हमारे, यानी ऑप्शन क्या हो सकता है, ए भी सही है और बी भी सही हो सकता है। सॉरी, ए और डी दोनों सही हो सकता है। अगला है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुए। इसके बाद से इस वाडियार डायनेस्टी के समय में ही एक हैदर अली करके व्यक्ति आता है जो पहले यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सैनिक था। उसने क्या किया कि 1761 61 के आसपास में यहाँ का वो रूलर बन जाता है। कब बनता है, 1761 ईस्वी में मैसूर का रूलर बन जाता है, राइट। और इसी समय आपको पता है कि और इसको एक बात समझ में आती है कि हमें ब्रिटिशर से लड़ना होगा क्योंकि वो पलासी बक्सर देख चुका है और होशियार भी है, तो उसको लग रहा है कि ब्रिटिशर्स को अगर नियंत्रण में नहीं किया गया तो बहुत हमारी सत्ता कभी भी नहीं बच सकती है। ओके, तो इसके लिए इसने फ्रेंच आर्मी का समर्थन प्राप्त किया और इसने क्या करा, दिंदीगुल में, कहाँ पे, दिंदीगुल में एक आलू फैक्ट्री की स्थापना करी थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी इवेंट चल रही थी। उसी के बाद से फिर क्या होता है कि कंपनी और इसके बीच में झड़प होता है और 1767 सिक्सटी 67 से 69 के बीच में क्या होता है कि एंग्लो मैसूर वार होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है। ठीक है, और ये एक तरीके से इसमें हैदर अली जीतता है। ओके, सो दिस वन वाज इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजों की एक तरीके से रेयर हार होती है इंडिया में, राइट। उसके बाद से फिर ये खत्म कैसे होती है, तो इसके लिए ट्रीटी ऑफ मद्रास की जाती है, कब की जाती है, 69 में। तो ये पहला एंग्लो मैसूर वार था। उसके बाद से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है 1780 से 1784 ईस्वी में होता है। क्यों, क्योंकि पहले एंग्लो मैसूर वार यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये प्रोविजन था कि अब अगली बार से कोई भी अगर हैदर पे आक्रमण करता है तो ब्रिटिश उसकी सहायता करेंगे। लेकिन मराठा 1771 में आक्रमण करते हैं, उसका वो सहायता करने नहीं आते हैं सब। ठीक है। और दूसरा जो है, उसी समय अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। तो अंग्रेजों को कुल मिला के ये लगता है कि अगर यहाँ पे इसको हम हैदर को छोड़ दिए तो ये हो सकता है कि फ्रेंच शक्तियों के साथ मिलके हमारा खात्मा कर दे, हमारा साम्राज्य खत्म कर दे। तो इन्होंने प्रीएम्प्टिवली जो है उस पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और अंग्रेजों के साथ इस बार हैदर अली मराठा दोनों मिले हुए थे। एंग्लो मैसूर वार में एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पोर्टोनोवो। ठीक है, और यहीं पे हैदर अली की हार होती है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को शामिल साइन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार आता है, कब से कब है, 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में है। ठीक है, इसको कौन लड़ता है, तो इसको टीपू लड़ता है क्योंकि इसके पिता की मृत्यु इसके पहले हो चुकी है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसी में मैंने आपको बताया था कि ट्रावनकोर और कोच्चि वाला मामला यहाँ पे आया था कि ट्रावनकोर के शासक ने कोच्चि को बेच दिया था और टीपू का ये कहना था कि कोच्चि मेरी फिड्यूटरीज है, मेरे अधीन है, तो कोई भी खरीद बिक्री मेरे जरिए होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस युद्ध में भी टीपू की हार होती है और इसके बाद से एक ट्रीटी साइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंग पट्टनम कि उसके बाद से आखिरी बैटल जो होता है 1799 ईस्वी में लड़ी जाती है, जिसे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। इसके बाद से क्या होता है,
पूरा का पूरा मैसूर साम्राज्य पे कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, और इस समय कौन था 1799 जब कंपनी खत्म हो रही है, लॉर्ड वेलेस्ली नाम है इसका। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फिर ये पूरा का पूरा जो मैसूर वाला इलाका है इसे वडियार डायनेस्टी को फिर से सौंप दी जाती है। लेकिन फिर ये होता है 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने मैसूर को मिस गवर्नेंस के आधार पे, कब 1831, कौन, विलियम बेंटिक ने, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या करता है, इसको मिस गवर्नेंस की कि यार यहाँ पे तुम शासन अच्छे से नहीं कर रहे हो, भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है, तो मैसूर का अधिग्रहण कर लेता है। लेकिन फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो है वाडियार डायनेस्टी को मैसूर को सौंप देता है। तो ये मैसूर की एक शॉर्ट हिस्ट्री थी। ठीक है, तो अब आ जाइए, हमें आपको ट्रीटी याद रखने की जरूरत है। देखिए, तो आ जाइए हम पढ़ते हैं कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। हमें पता है हैदर अली विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हमने देख लिया हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने अंग्रेजों को पोर्ट्रोनोवो के युद्ध में हराया था वो कौन था, आयर कूट होगा आंसर। ठीक है, युद्ध कब हुआ था, 1781 में। इस युद्ध के बारे में भी आपको याद रखना है। और जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने करी है, टीपू ने करी है। ठीक है, वहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी प्लस खुद को वो सिटीजन टीपू कह रहा है इसने, प्लस अलग अलग देशों में अपना अम्बेसडर भेजा था यहाँ पे अपने समर्थन मांगने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था कि पहली बार कोई इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए अपील भी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, जिसके नाम पे ट्रीटी होती है तीसरे एंग्लो मैसूर वार की। कब होता है, 90 से 92, याद रखना है डेट। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में एक आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। मैंने अभी आपको बताया कि टीपू सुल्तान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। आंसर है बी, पुल्लीलूर में। ठीक है, और ये कब हो रहा है आपको पता है, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर, आप लोगों को याद रखना है साथियों। ठीक है, अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की, हमें पता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, चौथा बैटल कब होता है, आप डेट खुद से आप देखिए। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आइए हम इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर वार हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर वार अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिग्वंत हुआ, यानी डेथ हुई। ये सही है, हमने देखा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली अंग्रेजों को हराता है। ठीक है, और मद्रास की संधि होती है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली अंग्रेज से हारता है और इसी में बैटल ऑफ पोर्टोनो 1881, राइट, और इसके बाद से क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया जाता है। तीसरा, थर्ड एंगल मैसूर युद्ध कौन, टीपू सुल्तान है, राइट, ये भी हारता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है। और चौथे में 1799 टीपू मारा जाता है हार के। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में संधि दी गई है और सूची दो में ईयर दिया गया है, आपको मैच कराना है। पहला है इलाहाबाद की संधि। हमें पता है कि इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 ईस्वी में। कब, वहां पे अगस्त में होती है, हमें याद रखना है। ओके, तो 1765 मिलाते हैं, ए का 4। दूसरा, मैंगलोर की संधि, हमें पता है मैंगलोर की संधि कब होती है, सेकेंड के साथ होती है। और सेकेंड का टाइम पीरियड क्या है, एंग्लो मैसूर वार का, तो हमने देखा 80 से 84 है। तो 84 में युद्ध खत्म होता है, यानी 84 में संधि होगी। ठीक है, तीसरा, सलवाई की संधि अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं, मान लीजिए। मद्रास की संधि हमने पढ़ रखा है कि मद्रास की संधि कब होती है, 1667 से 69 के बीच में युद्ध होता है। तो 69 में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, तो 1769 में ये होगा। तो इसके हिसाब से आप मैच कराएंगे, आसानी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। देखिए, ये इस क्वेश्चन को करने का कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है, 2012 में पूछा गया, ये उसके बाद कभी रिपीट भी नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपको आंसर जानना हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सरधाना में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तीसरा, आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। चौथा, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिए। देखिए, हम एक फैक्ट ये वाला डिस्कस करना भूल गए कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं करी थी, राइट। इसको किसने प्रारंभ किया था, वो था मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, जिसे हम रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं या इजारेदारी की व्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट एक नहीं होगा। दूसरा,
महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने स्थापित किए थे। ये बात सही है। ऑप्शन सी, अजमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिए। ये बात भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि से हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है, वो पूछा गया था। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली, इब्राहिम लोदी नहीं होगा। पानीपत बहुत पहले खत्म हो चुका है, बाबर के जमाने में ये आदमी था। ठीक है। किसके बीच में हुई है? मराठास के बीच में हुई है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पे क्या ऑप्शन होना चाहिए था? मराठा होना चाहिए था। मराठा के नेतृत्व में कौन कर रहे थे? सदाशिवराव कर रहे थे। राइट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तृतीय एंग्लो मैसूरवाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु गलत है, चौथे में होती है। तीसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये सही है, ऑप्शन 3 यानी हमारा होगा।